Good morning, everyone. So let's start with the lecture 2 of thermodynamics. बहुत दिन से मेरा एक्सीडेंट हुआ था, हाथ टूटा हुआ था, अभी भी खराबी है, लेकिन तो भी लेना स्टार्ट कर रहे हैं. So let's start. So this is thermodynamics lecture 2. Thermodynamics lecture 2. तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2 से. सबसे पहले तो पिछले क्लास में आप लोगों को बता दिए कि थे कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग यूनिवर्स क्या होता है, ओपन सिस्टम, टाइप्स ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स हम बता दिए थे, और थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन भी आप लोगों को दे दिए थे. अब आ जाते हैं एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री, मतलब एप्लीकेशंस इन केमिस्ट्री. थर्मोडायनेमिक्स का क्या क्या एप्लीकेशंस होगा केमिस्ट्री में, उसके बारे में ध्यान देते हैं. सबसे पहला है determining feasibility of particular process, that is whether or not a particular process will occur under a given set of conditions. कहने का मतलब है कि एक कोई केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, अब वो केमिकल रिएक्शन होगा कि नहीं होगा नेचुरली, ठीक है, उसके बारे में कौन बताता है? थर्मोडायनेमिक्स में. तो वहां पता किसके बारे किससे चलता है? थर्मोडायनेमिक्स से. उसके बाद determining the extent to which a reaction would proceed before attainment of equilibrium. इक्विलिब्रियम अटेन होने से पहले किस एक्सटेंट तक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसका भी आइडिया किससे लगता है? थर्मोडायनेमिक्स से लगता है. ठीक है, किस एक्सटेंट तक कहने का क्या मतलब होता है? किस एक्सटेंट तक कहने का मतलब है कि जब मान लो तुमने प्रोडक्ट लिया, ठीक है, प्रोडक्ट तुमने 100 रिएक्टेड तुमने 100 ग्राम लिया, ठीक है, लेकिन तुमको प्रोडक्ट जो है इक्विलिब्रियम अटेन होने तक में 80 ग्राम प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, उसके बाद तुम्हारा इक्विलिब्रियम फॉर्म हो गया, तो यहाँ बचा कितना होगा रिएक्टेंट? 20 ग्राम. अब क्योंकि इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, तो फर्दर तुमको जो है 20 ग्राम से 80 ग्राम बनता हुआ नहीं दिख रहा होगा. समझ में आ रहा है ना? तो ये अब क्लियर हो गया, समझ में आया तो किस तरह से. दूसरा, अब लास्ट वाला जो पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री सच एज रॉल्स लॉ, वेंटॉप्स लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, फेज रूल, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री एंड एक्सप्रेशन ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जो आप लोग 12th में पढ़ोगे, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट आर इन अकॉर्डिंग विद द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो इसका मतलब थर्मोडायनेमिक्स जो आप चैप्टर अभी पढ़ रहे हो, ये चैप्टर आप लोगों को लिंक्ड है 12th के बहुत सारे टॉपिक से, ठीक है, एंड दोज आर इन अकॉर्डेंस विद द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. कोई दिक्कत? ठीक है, तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन केमिस्ट्री. अच्छा, क्योंकि हम फिजिक्स का भी साथ में लेके चल रहे हैं, तो फिजिक्स में भी हम आपको बताते चलेंगे धीरे धीरे करके कि कहाँ कहाँ पे इसको अप्लाई करते रहना है. ठीक ना, आगे बढ़ते हैं. तो कुछ और है बेसिक टर्म्स, उस पे हम लोग एक एक करके पहले ध्यान दे लेते हैं. सबसे पहले है तो बाउंड्री. बाउंड्री क्या होता है? तो जैसे आप लोगों को सिस्टम और सराउंडिंग पिछले क्लास में बताए थे, तो ऐसा एक इमेजिनरी लाइन आप सोच सकते हो, ठीक है, विच सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री. इट इज अ इमेजिनरी लाइन, वो आप अपने हिसाब से चुन सकते हो. ठीक है, क्लियर है? जो सेपरेट करेगा किसको? सिस्टम एंड सराउंडिंग को. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है स्टेट ऑफ सिस्टम. तो ये ऑलरेडी आप लोग को बता चुके थे. स्टेट ऑफ सिस्टम बेसिकली इक्विलिब्रियम स्टेट को बोला जाता है. ठीक है, और स्टेट ऑफ सिस्टम में कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनको स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं. स्टेट वेरिएबल्स कहने का मतलब है जो किस पे डिपेंड कर रहा है? जो स्टेट पे डिपेंड कर रहा है. आप इसको स्टेट फंक्शंस भी बोल सकते हो. इसको क्या बोल सकते हो? स्टेट्स फंक्शंस भी बोल सकते हो. स्टेट ऑफ अ सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल. The existence of the system under given set of conditions is called state of systems. The properties which change with the change in state of a system is called state variables. Example, pressure, वॉल्यूम, टेम्परेचर. कहने का क्या मतलब है ना कि जैसे मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम है जिसको आपने चुना है, उसका एक इनिशियल स्टेट है, ठीक है, और मान लेते हैं उसका एक फाइनल स्टेट है. एक इनिशियल स्टेट है और एक फाइनल स्टेट है. या फिर उसमें बहुत सारे स्टेट्स, आप ऐसा समझो, फर्स्ट स्टेट सोच लो, ठीक है, सेकंड स्टेट सोच लो सिस्टम का, ठीक है, थर्ड स्टेट सोच लो सिस्टम का. इस तरीके से आप सोच लो. तो अलग अलग स्टेट में, ठीक है, अलग अलग स्टेट में जब हम लोग
क्या कहते हैं, जैसे मान लो प्रेशर को आप देखना चाहते हो, तो आप उस सिस्टम, किसी पर्टिकुलर सिस्टम क्या अगर प्रेशर बताना होगा तो एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम स्टेट में ही बता सकते हो, ठीक है ना। तो यानी कि ऐसा पर्टिकुलर वेरिएबल्स या फिर ऐसा पर्टिकुलर फंक्शंस जो स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करे, स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करे, ना कि पाथ पे। जैसे इनिशियल से फाइनल में ये कैसे पहुंचा है उससे कोई मतलब नहीं। इनिशियल स्टेट में प्रेशर मान लो P1 है और फाइनल स्टेट में प्रेशर मान लो P2 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये बीच के स्टेट में प्रेशर का चेंज कैसे हो रहा है वो आप नहीं जज कर सकते हो। तो इस तरह के जो वेरिएबल्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्टेट फंक्शंस। इसको क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन। इसका बहुत अच्छे अच्छे तरीके से एग्जांपल्स आप देख सकते हो। जैसे मान लो कि एक बलून है, ठीक है ना, एक बलून है, ऐसा आप सोचो कि एक बलून है। तो बलून का है ना अलग अलग वॉल्यूम होगा ना। तो ये मान लो एक एक टाइम था बलून का, और बाद में फिर ये थोड़ा सिकुड़ गया। क्या हो गया? सिकुड़ गया, छोटा हो गया, ठीक ना। तो नॉर्मल सा बात है, यहाँ पे वॉल्यूम मान लो V1 है और यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया इसका? V2 हो गया, है ना। ये वॉल्यूम क्या घटा? वो पाथ है। कैसे घटा? वो क्या है? पाथ है। और ये वाला चीज जो हम दोनों गौर कर रहे हैं, इसको फर्स्ट स्टेट बोल लो ऑफ द सिस्टम, और इसको आप बोल लो सेकंड स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो ऐसा, तो वॉल्यूम भी किस पे डिपेंड किया? वॉल्यूम पे डिपेंड किया आपका स्टेट वेरिएबल, मतलब स्टेट पे ही डिपेंड करे, स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और पाथ पे अगर डिपेंड नहीं कर रहा है इसका मतलब ये है आपका क्या है? स्टेट फंक्शन है। ये क्या है? आपका स्टेट फंक्शन है। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, the properties which change with the change in state of the system are called, समझ में आ गया ना? the first and last, ये वाला चीज भी है, इसको देख लो। the first and last state of a system are called initial state and final state respectively। कोई दिक्कत? ठीक है। मैं जैसा कि बताया आप मान सकते हो उसको। अब उसके बाद एक और चीज तुमको बोला, पाथ फंक्शन, ठीक है ना। तो अब फिजिकल क्वांटिटी, नॉर्मल सा बात है, वॉल्यूम प्रेशर सब क्या है? दिस ऑल आर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक ना। तो फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी स्टेट फंक्शन if its value depends only upon the state of the function and does not depend upon the path by which this state has been attained. For example, a person standing on the roof of 5-storied building has a fixed potential energy irrespective of the fact whether he reached there by। ठीक है। कहने का मतलब है कि कोई इंसान अगर एक बिल्डिंग हो, एक मानो टॉप हाइट हो, ठीक है, बिल्डिंग हो, ठीक है, इस बिल्डिंग के टॉप पे अगर कोई इंसान अगर पहुंचा है, ठीक है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जो है मान लो ये H हाइट अगर है, तो ये mgh होगा। ये क्या होगा? mgh होगा। इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस पोटेंशियल एनर्जी को कि ये इंसान ऊपर कैसे पहुंचा है, पहुंचे, सही बात है ना। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या है? स्टेट फंक्शन है। कोई दिक्कत इसमें? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है, समझ में आ गया? बढ़ता है, ठीक है। तो स्टेयर से गया हो, लिफ्ट से गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पर्सन इज अ स्टेट फंक्शन। ऑन द अदर हैंड, द वर्क डन बाय द लेग्स ऑफ द पर्सन टू रीच द सेम हाइट इज नॉट सेम इन द टू केसेस। यानी का मतलब उसका, हाँ, ऊपर जाने में पैर, तो यानी कि दैट इज वेदर यू वेंट बाय लिफ्ट और बाय स्टेयर्स। लिफ्ट से गया होगा तो पैर ज्यादा कम थका होगा, और स्टेयर से गया होगा तो पैर ज्यादा थका होगा। तो वर्क आपका क्या हो गया? वर्क इज अ पाथ फंक्शन। मतलब ये डिपेंड करता है पाथ पे। पाथ पे एक और चीज है जो डिपेंड करता है, वो है हीट। एक और फंक्शन है हीट एंड वर्क। हीट एंड, कोई दिक्कत है ना? दो पर्टिकुलर चीजें हैं जो आपका पाथ पे डिपेंड करता है, और इन दोनों को हम पाथ फंक्शन के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ गया? कुछ और बेसिक टर्म्स है उसके भी ध्यान दे लेते हैं पहले, है ना, लॉज जानने से पहले। ओके। तो नेक्स्ट पार्ट है आपका, है ना, नेक्स्ट बेसिक टर्म, दैट इज एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी समझ लो, ठीक है। आ, ये है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। तो एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज देखो क्या होता है कि, अच्छा एक बात बताओ,
जैसे मान लो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक को हम बीचों बीच काट दिए, बीचों बीच क्या कर दिए, काट दिए। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर मान लो ये ब्लॉक किसी टी टेम्परेचर पे रखा हुआ था, तो ये ब्लॉक काटने के बाद क्या इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर डिफरेंट हो जाएगा? नहीं होगा। इसका मतलब अच्छा तुम ब्लॉक काटे तो मास चेंज हो गया, नॉर्मल सा बात है। पहले मान लो इस ब्लॉक का पूरा मास एम था, तो अब दो नॉर्मल सा बात है, अगर दो इक्वल पार्ट में काटे होगे तो इसका m/2 हो जाएगा और इसका भी m/2 हो जाएगा। तो मास तो चेंज किया, लेकिन क्या मास चेंज करने से टेम्परेचर चेंज किया? नहीं किया। तो ऐसे पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी जो मास पे डिपेंड नहीं करते हैं, मास पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो मास पे डिपेंड करते हैं उसे बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो वही चीज है ना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम इज दैट विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड और सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। एग्जांपल मास, वॉल्यूम, एनर्जी एटसेट्रा, ये सब नहीं चेंज होगा। जैसे ये ब्लॉक्स तुम काट दिए बीच से, तो तुम्हारा क्या कहते हैं, इट डिपेंड्स, मतलब सॉरी, मास चेंज हो गया है ना, इट डिपेंड्स अपॉन द मास। वॉल्यूम चेंज हो गया, पहले वॉल्यूम बड़ा था, अब वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, है ना। ठीक है, एनर्जी आपका चेंज हो गया, पहले बड़ा ब्लॉक था तो उसका इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगा, अब इंटरनल एनर्जी क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा, क्योंकि अब मास कम हो चुका है। ठीक है, पहले मास ज्यादा था तो नॉर्मल सा बात है, एनर्जी ज्यादा। क्लियर है? तो ऐसा पर्टिकुलर चीज जो मास पे डिपेंड करता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या फिर मास ऑफ द सिस्टम। तो जैसे टेम्परेचर, जैसे बताया, टेम्परेचर कोई चेंज करेगा क्या, नहीं करेगा। प्रेशर चेंज करेगा क्या, नहीं करेगा। डेंसिटी चेंज करेगा, नहीं करेगा। मास और वॉल्यूम चेंज करेगा लेकिन डेंसिटी चेंज नहीं करेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही ना होता है। तो डेंसिटी चेंज नहीं करेगा, चेंज क्या करेगा, मास और वॉल्यूम चेंज करेगा लेकिन डेंसिटी सेम रहेगा। वेलोसिटी चेंज करेगा क्या, पार्टिकल्स का वेलोसिटी अभी भी अंदर में वही होगा, ठीक है, तो वो सब चेंज नहीं करेगा। तो दी ऐसा पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज जो मास पे डिपेंड ना करे उसे बोलते हैं हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो मास पे डिपेंड करता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। देखो यहाँ एक्सटेंसिटी लिख दिया है, एक्सटेंसिव होगा, ठीक, ठीक है, क्लियर। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, कोई दिक्कत, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़े, है ना, यहां तक क्लियर है मेरे ख्याल से सबको। ओके, सो नेक्स्ट इज द थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस जो हम लोग जानते हैं, बेसिक टर्म्स में आ जाता है। सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस। ऐसा कोई भी प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे किया जाता है, जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है चेंज ऑफ स्टेट। आपको पता होगा लैटेंट हीट जो होता है वो सेम टेम्परेचर पे दिया जाता है तब जाके स्टेट का चेंज होता है, पता है ना। तो यानी कि जब वो हीट देते हैं तो उस हीट से टेम्परेचर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब फ्रीजिंग, मेल्टिंग, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। कोई दिक्कत, क्लियर। उसके बाद एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट का कोई लेन देन नहीं होता है, हीट का कोई लेन देन नहीं होता है। तो वही बोल रहे हैं, डेल्टा क्यू और क्यू रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब हीट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ना ही सिस्टम का हीट बढ़ेगा ना ही सिस्टम का हीट घटेगा। क्यों? क्योंकि हीट उसमें एब्जॉर्ब या फिर इवॉल्व नहीं होता है, हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। क्लियर है? उसके बाद आइसोबेरिक प्रोसेस। ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। क्या चीज कांस्टेंट रहता है? प्रेशर कांस्टेंट, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू 0। जैसे हीटिंग ऑफ वाटर टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड इट्स वेपराइजेशन टेकिंग प्लेस एट द सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मतलब कि तुम जो हीट किए वाटर को बॉइलिंग पॉइंट तक, तो बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? हाँ, जब जब तुम्हारा प्रेशर, जो वेपर प्रेशर होता है जब बॉईल करते टाइम, वो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं एक लिक्विड बॉईल कर रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम छोड़ दें तो वेपराइजेशन अपने आप होगा
और वेपराइजेशन भी उसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगा, यानी कि बॉइलिंग और वेपराइजेशन दोनों दोनों का दोनों आपका सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही टेक पर, तो हीटिंग ऑफ वाटर टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपराइजेशन टेकिंग प्लेस एट द सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि प्रेशर में कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं आया। सिमिलरली आइसोकोरिक प्रेशर, ऐसा कोई भी प्रोसेस जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो, क्या किस पे हो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। जैसे मान लो कि एक क्लोज्ड कंटेनर में, ऐसा सोच लो कि एक क्लोज्ड कंटेनर है, इसमें कोई गैस, इसमें क्या है आपका गैस, इसके अंदर क्या रखा हुआ है, गैस रखा हुआ, तो आपको पता है ना गैस विल ऑक्यूपाई एनी वॉल्यूम। तो नॉर्मल सा बात है, अगर इस गैस को आप हीट करो, कोल्ड करो, कूल मतलब गैस को ही गैसियस स्टेट में रखना, लिक्विड में नहीं ले जाना है, तो गैस तो नॉर्मल सा बात है ना कि उसका वॉल्यूम, क्योंकि क्लोज्ड कंटेनर लिए हैं तो वो कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखेगा, तो ज्यादा आपने हीट किया होगा तो भी वही वॉल्यूम रहेगा, थोड़ा उसको हल्का कूल किए होगे तो भी वही वॉल्यूम रहेगा, अनलेस एंड अनटिल इट इज इन द गैसियस स्टेट। लिक्विड स्टेट में करोगे तो नॉर्मल सा बात है वॉल्यूम फिर नहीं रहेगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़े, तो ये वाला चीज भी क्लियर है, इसको समझ में आ गया। और उसके बाद एक प्रोसेस और इंपॉर्टेंट है जिसको साइक्लिक प्रोसेस के नाम से जानते हैं। साइक्लिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट वापस से वही रिसीव हो जाता है, यानी का मतलब इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट आर सेम। ठीक है, साइक्लिक ऐसा सोच सकते हो, एक आदमी अपना चलना स्टार्ट किया, वो घर गया, घर से फिर मार्केट गया, सॉरी, घर से चलना स्टार्ट किया, ये उसका होम है, ठीक है, होम है, और ये मार्केट, ठीक है, आपका मार्केट है, ठीक है। तो होम से मार्केट गया और मार्केट से फिर वापस चल के वो कहाँ गया, घर आ गया, तो उसका इनिशियल स्टेट भी यही रहा और उसका फाइनल स्टेट भी यही रहा, तो इस तरह के प्रोसेस को हम साइक्लिक प्रोसेस के नाम से जानते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई डाउट इसमें यहां तक नहीं ना, तो साइक्लिक प्रोसेस भी क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, आपका सब बेसिक टर्म्स आज आप लोगों को सारा बता दे रहे हैं, ठीक ना। ओके, तो कुछ स्टूडेंट्स को अभी स्कूल जाना है तो बोल करके हम अभी खत्म कर रहे हैं अभी का लेक्चर, नेक्स्ट कल शाम में फिर कंटिन्यू करेंगे, कल सुबह में फिर से होगा। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और बच्चे हैं, जैसे इंटरनल एनर्जी वर्क हो गया, ठीक है, ये हीट हो गया है ना, इन सबका एक्सप्रेशन भी डिराइव करना, ऊपर से फिर हमें आइसोथर्मल प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क का एक्सप्रेशन भी डिराइव करना है, तो इन सब चीजों को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, लव यू ऑल।